हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो एक बार गाइस फिर से आपका भाई आपके साथ जुड़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो कि है आपका जीके वे स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। इसके आपको 2 पार्ट मिलेंगे। जितने भी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके लीडर्स कौन से थे वो सारा हम जानेंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर। ठीक है, जो आपका इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री अभी कवर। ठीक है, इसकी भी जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी गाइस, जैसे कि आपको बाकी 2 सेक्शंस की मिली है। एक तो आपको साइंस की आपको ई बुक हमने प्रोवाइड कराई है और आपको दूसरी हमने सोशियोलॉजी की ई बुक प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो विद इन डेज आपको इसकी भी ई बुक मिल जाएगी, जहां पे आपको कंप्लीट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू का जितना भी आपके पास सिलेबस है वो सारा कवर करवा दूंगा उसमें मैं आपको। और क्लासेस तो चल रही है, तो जानते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इन ई बुक्स को, साइंस और सोशियोलॉजी की ई बुक को आप परचेज करना चाहते हैं, अब कहाँ से परचेज करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है। और हमारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, स्पेशली यहाँ पर हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट की बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में, आर्य समाज के बारे में, शुद्धि मूवमेंट के बारे में, प्रार्थना प्रार्थना समाज के बारे में और परमहंस मंडली के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और कल की वीडियो हम जानेंगे जो ये यहाँ पर आप यहाँ पर राइट साइड देख रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट का। पहले मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, राजा राममोहन राय एंड ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा ये शुरू किया गया था ब्रह्मो समाज। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड ही वाज पायनियर ऑफ सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया। अगर हम मॉडर्न इंडिया की गाइस बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सबसे फर्स्ट मॉडर्न मैन जिसे जाना जाता है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्होंने ही यहाँ पर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट है हमारे भारत में, कब, जब हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। उसने यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस वो जानते थे, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस जानते थे और उन्होंने इनके रिलीजियस स्क्रिप्ट को भी अच्छे से पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पर सोशियो रिलीजियस इश्यू क्या थे, ठीक है, ब्रह्मो समाज तो उन्होंने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इसके पीछे क्या रीजन यहाँ पर है वो हम जानेंगे। ही विश टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। ठीक है, वो जो हिंदुइज्म था उन लोगों को, हिंदू जो लोग थे उनको प्यूरिफाई करना चाहता था। उसकी एक चाहत थी कि मैं जो हिंदू लोग हैं उनको प्यूरिफाई करूं। कैसे प्यूरिफाई करूं, जो भी उन लोगों में एविल्स हैं, जो भी उन लोगों में बुराई उन लोगों के अंदर आ गई हैं सदियों से, उनको मैं उन बुराइयों को खत्म करूं और हिंदू लोगों को प्यूरिफाई करूं। वो किस में बिलीव करते थे, मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड हेड एंड अपोज्ड आइडल वर्शिप। ठीक है, मोनोथीज्म क्या होता है, जो यहाँ पर जो आइडलेट्री होती है, यानी कि जो क्या करते थे, जो आइडल वर्शिप होते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो क्या करते थे, यूनिटी ऑफ गॉड हेड, और वो डॉक्ट्रिन जो है यूनिटी ऑफ गॉड हेड, इस तरफ वो ज्यादा ध्यान देते थे। याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मोनोथीज्म को यहाँ पर कौन ऐसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं जो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, वो थे गाइस राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन 1803 में क्या हुआ, उसने एक पर्शियन ट्रेटाइज यहाँ पे पब्लिश की जिसका नाम था तुफतुल मुहद्दीन। ठीक है, या इसको हम नाम बोलते हैं अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, यानी कि जो एक सिंगल गॉड पे भरोसा करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर हमारे हिंदूज के गॉड्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक गॉड को मानते थे। वेयर हिंद, जहां पे वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, मोनोथीज्म के कंसेप्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तुफातुल मुहद्दीन में गिफ्ट होता है, इसको हम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म बिलीफ ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, यानी अभी मैंने आपसे कहा मोनो मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, एक गॉड के कंसेप्ट को यहाँ पर वो मानते थे। उन्होंने यहाँ पर उपनिषद भी फाउंड करी थी एज द बेसिस ऑफ ट्रू हिंदुइज्म। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुइज्म का कोई बेस है वो है गाइस उपनिषद। ठीक है, ये राजा राम मोहन ने कहा।
ही स्टार्टेड टचिंग अपॉन मैनी बर्निंग सोशल इशूज, उसने यहाँ पे बहुत सारे सोशल इश्यूज के बारे में बात की, ठीक है। सबसे पहले एक सोशल इश्यूज वहां पे था सती, ठीक है। सती का मतलब क्या है, सती पहले जमाने में क्या होता था, जिस किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, उसको सती कर दिया जाता है, यानी कि उसको जिंदा ही उसकी राख में, उसके साथ साथ उसकी राख उसको भी उसकी चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था, उसे बोलते थे सती प्रथा थी उस टाइम पे। सबसे पहले उन्होंने उसको अपोज किया, इस प्रैक्टिस के बहुत ही खिलाफ थे वो। ही रैलीड सपोर्ट टू एफर्ट ऑफ विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल फॉर एबॉलिशन ऑफ दिस कस्टम एंड रोट एक्सटेंसिवली फॉर द कॉज। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स लगाई, जो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, वो भी इस कस्टम को एबॉलिश करना चाहते थे। उन्होंने भी उनकी विलियम बेंटिक की बहुत सारी सपोर्ट की राजा राम मोहन राय ने, ताकि इसलिए सपोर्ट की ताकि ये जो ये कंसेप्ट था, ये जो यहाँ पर प्रिवलेंस थी एक सती होने की, वो खत्म हो जाए, ठीक। इन 1829 द कस्टम ऑफ सती, और 1829 में जाकर इन्होंने फॉर्मली इस प्रथा को, इस कस्टम को, इस रिवाज को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ही आल्सो कंडेम्ड पॉलीगैमी एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ सबजुगेशन फॉर वुमेन। यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो औरतें थी, ठीक है, वो उनकी एक औरत 4-5 भाइयों के लिए होती थी, ठीक है, तो उन्होंने इसको भी कंडेम किया कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। रॉय वाज आल्सो एन एडवोकेट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो इन्होंने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिसके चलते इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल ओपन किया और एक वेदांता कॉलेज 1825 में इन्होंने क्या किया, ओपन, 2 स्कूल इन्होंने ओपन किए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के भी बहुत एडवोकेट माने जाते थे, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी बहुत तवज्जो देते थे। अब पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अगर हम जानते हैं, ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग पॉलिटिकल क्वेश्चंस इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक डिबेट, ठीक है, जब पब्लिक डिबेट हुआ करती थी, लोगों में जब बातों के चर्चे हुआ करते थे, तो वहां पर भी इन्होंने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को भी सामने लाया। हिज अमित्य सभा, ठीक है, हिज आत्मीय सभा जो 1814 में फाउंड करी गई थी, ठीक है, आत्मीय सभा, यहां पर इन्होंने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज यहां पर डिस्कस किए। तो 1828 में क्या हुआ, इट्स इनलार्ज एडिशन, सबसे पहले याद रखेगा ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज जहां से नाम निकला, ठीक है, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1814 में एक आत्मीय सभा बनाई थी, ठीक है, जहां पर वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करते थे, उस टाइम के जो भी होते थे। 1828 में चलते चलते जो आत्मीय सभा थी, उसने एक ब्रह्मो सभा का एक क्या लिया, ब्रह्मो सभा का एक नाम ले लिया, आत्मीय सभा से बन गई ये ब्रह्मो सभा, विच वाज, बाद में इसको नाम दे दिया गया ब्रह्मो समाज, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आत्मीय सभा आपको याद रखना है, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ये बनाई थी, ठीक है। इसके चलते आगे हमारे पास क्या आया था, उन्होंने एक ब्रह्मो सभा बनाई, जो बाद में चलते चलते क्या बन गई, ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगी। आफ्टर रॉयज डेथ इन 1833, तो 1833 में रॉय की डेथ हो जाती है, तो ब्रह्मो समाज जो है वहां से डिसऑर्गेनाइज, टूटना बिखरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, तो जब उनकी डेथ हो जाती है, कब, राजा राम मोहन राय की जो डेथ हो जाती है 1833 में, तो उसके बाद डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे मतलब तितर बितर होना लोग यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद होता क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर सीन में आ जाते हैं, ठीक है, एक हीरो और आ जाता है यहाँ पे ब्रह्मो समाज में, 1842 में आ जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर, और यहाँ पर इसको एक डेफिनेट शेप देने की कोशिश करता है, ठीक है, और कलकत्ता की सिटी में क्या करता है, कलकत्ता की सिटी में इसको पॉपुलराइज कर देता है ब्रह्मो समाज को, इसको एक मशहूर कर देता है कलकत्ता की सिटी में आके 1842 में, जब वो ब्रह्मो समाज को यहाँ पर ज्वाइन करता है। तो 1843 में ही रोट ब्रह्मो कोवेनेंट, वो एक 1843 में ब्रह्मो कोवेनेंट लिखते हैं। दिस कोवेनेंट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ द समाज एंड मेड अ लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, एक यहाँ पर रूल बना लेते हैं, जहां पर वो क्या लिखते हैं, ड्यूटीज क्या होंगी जो ब्रह्मो समाज के मेंबर्स रहेंगे, और उनके कर्तव्य क्या करेंगे, उनके फर्ज क्या क्या रहेंगे, जो भी इस सभा को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आते हैं सीन में केशव चंद्र सेन, 1838 से 1884 तक ही ज्वाइंट, ये 1858 में ब्रह्मो समाज को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो इस समाज की एक्टिविटीज को वो ले जाते हैं कलकत्ता से बंगाल, ठीक है, उसके बाद यूपी, पंजाब, मद्रास एंड बॉम्बे, वहां पर भी ब्रह्मो समाज का जो क्या होता है, जो ब्रह्मो समाज का काम होता है, उसको वहां तक फैला देते हैं कौन, जब केशव चंद्र सेन यहां पर आते हैं 1858 में, जब वो ज्वाइन करते हैं। केशव चंद्र सेन रेडिकलाइज द समाज बाय अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, अंडरलाइनिंग वुमेन्स राइट, promoting widow remarriage and raising the issues of
कास्ट स्टेटस ऑफ ब्रह्मो प्रीचर्स विच वाज अर्लियर रिजर्व्ड फॉर ब्राह्मण्स। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो सबसे पहले आपको याद रखना है, ब्रह्मो समाज जो था इट वाज ओनली कन्फाइंड, ये कन्फाइंड था, ठीक है, कहां पर था, खाली इसमें ब्राह्मण ही जो है आ सकते थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया, वहां पर इसने आके कास्ट सिस्टम के बारे में कहा, ठीक है, जो औरतों के राइट्स थे उनको यहाँ पर उन्होंने, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की, और यहाँ पर विडो रिमैरेज के बारे में इन्होंने यहाँ पर आके बात की, ठीक है। जो कास्ट का स्टेटस था ब्रह्मो प्रीचर्स का, जो ब्रह्मो समाज थे वो खाली ब्राह्मण्स के लिए ही इश्यूज को रेज करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने आके उसके बारे में भी आवाज उठाई, ये सिर्फ ब्राह्मण तक ही रिजर्व नहीं रहेगा। ही लेड स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन, उन्होंने कहा कि जो रिलीजन जो है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर भी क्या किया, स्ट्रेस दिया, आकर इन्होंने इसके ऊपर भी काम किया। ही रेडिकलिज्म ब्रॉट हिम इनटू द ऑपोजिशन विद देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, यहां पर ये रेडिकल किस्म के इंसान बन गए। अब इन्होंने क्या कहा कि रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, तो आप इसको किसी भी कास्ट तक इसको आप सीमित नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी अपोजिशन हो जाती है किसके साथ, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ। तो 1866 में चलते चलते क्या हो जाता है, समाज वाज फॉर्मली डिवाइडेड इनटू आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्रह्मो समाज को यहाँ पर हेड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है इसको हेड करते हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। जब इनके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में अनबन हो जाती है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में और केशव चंद्र सेन के बीच में जब अनबन हो जाती है, तो यहाँ से अपोजिशन आ जाती है किसके बीच में, ब्रह्मो समाज के जो लीडर्स होते हैं, तो इसको ब्रह्मो समाज को डिवाइड कर दिया जाता है आदि ब्रह्मो समाज में, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में इनको डिवाइड किया जाता है। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को हेड करते हैं केशव चंद्र सेन, एंड आदि ब्रह्मो समाज को हेड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है दैट इज यंग बंगाल मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू करी थी, ये की थी हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। ये कौन थे, ये हिंदू कॉलेज में टीचर यहाँ पर रहे थे, 1826 से लेकर 1831 के बीच में यहाँ पर ये टीचर्स रहे थे, ठीक है। जो इसके फॉलोअर्स थे, जो यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट के जो फॉलोअर थे, उन्हें डिरोजियंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वो जो उनकी मूवमेंट थी उस मूवमेंट को नाम दिया गया था यंग बंगाल मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में। द मूवमेंट, अब इस मूवमेंट का काम क्या था, इस मूवमेंट ने क्या काम करे, यहाँ पर आके क्या अचीवमेंट्स की, उनके बारे में थोड़ा सा देखो। द मूवमेंट अडैप्ट ओल्ड ट्रेडिशंस एंड डिसेंडेंट कस्टम, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो पुरानी यहाँ पर ट्रेडिशन थे, जो कस्टम थे, जो पुराने रवाज थे, उनके ऊपर यहाँ पर उन्होंने आके अटैक किया, उनके खिलाफ बोलना इन्होंने यहाँ पर शुरू किया, और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एंड एडवोकेटिंग वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन, ठीक है। और इन्होंने क्या काम शुरू किया कि जो वुमेन्स के राइट थे, ठीक है, जहां से कि जो औरतों के राइट्स थे वो पिछड़ती थी, उनको औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने आवाज उठाई, एंड एजुकेटिंग द पीपल ऑन द करंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस थ्रू प्रेस एंड पब्लिक एसोसिएशंस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम शुरू किया, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, करंट सिचुएशंस लोगों को बताना शुरू कर दी, क्या क्या यहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, क्या क्या लोगों को किस चीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर प्रेस के जरिए, ठीक है, प्रेस के जरिए और पब्लिक एसोसिएशंस के जरिए क्या किया, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दे कैरीड ऑन पब्लिक एजिटेशंस ऑन पब्लिक क्वेश्चंस लाइक फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीजेंट। उन्होंने यहाँ पर पब्लिक एजिटेशन करना शुरू कर दिया, इन्होंने धरने देने शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेस को फ्रीडम नहीं दी जाती थी, जिनकी उस वक्त क्या था, जो आजकल की जैसे आप प्रेस देखते हो ना, किसी ने माइक उठा दिया, बन गया रिपोर्टर, ठीक है, जर्नलिज्म का जे पता नहीं है लेकिन बन गया रिपोर्टर। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ करता था, प्रेस को भी उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात उठाई, ठीक। हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में, अनदर सोशल रिलीजियस मूवमेंट है। इट वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, दयानंद सरस्वती ने 1824 से लेकर 1880 तक आर्य समाज को यहाँ पर चलाया। इट वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये शुरू कहां पर होती है, ये वेस्टर्न इंडिया और पंजाब में शुरू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदी हार्टलैंड के बीच में जाकर पहुंच जाती है, यानी कि पूरे भारत में ये थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाती है। तो 1875 में ही रोट सत्यार्थ प्रकाश, याद रखेगा,
आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आकर ये लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, या इसको हम बोलते हैं और लाइट ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। प्रकाश होती है लाइट, सत्यार्थ होता है ट्रुथ, ओके। और लाइट ऑफ ट्रुथ से हम कहते हैं। वो इसी ईयर उन्होंने बॉम्बे आर्य समाज को क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है। याद रखेगा, बॉम्बे आर्य समाज 1875 में उन्होंने आकर शुरू किया था। द लाहौर आर्य समाज को 1877 में फाउंड किया गया था। सब्सिक्वेंटली आते आते लाहौर बिकेम द एपिक सेंटर ऑफ द आर्य मूवमेंट, ठीक है। जो आर्य मूवमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जो है एक सेंटर बन जाता है, ठीक। दयानंद अपोज्ड अ रिचुअल रिडन हिंदू रिलीजन एंड कॉल्ड फॉर बेसिंग इट ऑन द प्रीचिंग ऑफ द वेदास, ओनली वेदास along with their correct analytical tools were true। अब यहां पर दयानंद जो हैं, जो रिचुअल रिडन हिंदू रिलीजन थे, ठीक है, जो रटे रटाए हिंदू रिलीजन थे, उसको उन्होंने यहां पर अपोज करते हैं, ठीक है। और जो कहते हैं अगर हिंदूज की जो बेस है वो किसके ऊपर होनी चाहिए, वो वेदास के ऊपर होनी चाहिए। कहते हैं कि सिर्फ वेदा ही जो हैं, अगर हम बात करें तो करेक्ट एनालिटिकल टूल देखने को मिलते हैं, ठीक। ये कौन कहता है, ये दयानंद जो है सरस्वती जी हैं, ये यहाँ पर वेदास के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। उसने यहाँ पर पुराणास को क्या किया, अटैक किया, पॉलिथिज्म को अटैक किया, आइडोलेट्री एंड द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास, जो पुजारी लोग थे, आइडोलेट्री थे, जो आइडल्स को पूजते थे, ठीक है, जो मूर्तियों को पूजते थे, पुराना जो पुराण थे, उन्होंने वहां पर इन्होंने आकर अटैक कर देते हैं, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने यह पता होना चाहिए, इन्होंने कोई माध्यम अगर बनाया, लोगों तक अपने जो ख्यालात हैं उनको पहुंचाने का कोई जरिया अगर बनाया, तो हिंदी जो है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। मासेस तक, मास होते हैं पीपल, ठीक है, लोगों तक पहुंचाना इन्होंने शुरू किया। हिंदी उसका इन्होंने माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया। और यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया, पता होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, जो आपने ब्रह्मो समाज में नहीं देखा था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर दिया। तो पहले बच्चों की शादियां कर ली जाती थी। ही वॉज फायसली अपोजिट टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ कास्ट विच ही थॉट वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंकरेजिंग कन्वर्जन ऑफ लोअर कास्ट इनटू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो मल्टीप्लिसिटी थी हमारी कास्ट की, ठीक है, हिंदू मान लीजिए हिंदू है, ठीक है, अब उसकी आगे आपको बहुत सारी कास्ट देखने को मिलती हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, इस चीज को इनकरेज कौन करता है। अगर हिंदू है, मान ले कि वो हिंदू है, अगर वो आगे कास्ट में, सब कास्ट में बटा नहीं होगा, तो वो हिंदू ही रहेगा, बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी एक उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल है, जो हिंदू जो है अलग अलग कास्ट में डिवाइड है, ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद आफ्टर दयानंद डेथ इन 1883 द समाज ले स्कैटर्ड। तो क्या होता है, जब 1883 में दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो आर्य समाज है वो बिखरना, वो स्कैटर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दयानंद की डेथ के बाद आर्य समाज में क्या क्या चेंजेस आती हैं, हम वो यहाँ पर देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट टू यूनाइट द समाज एंड इट्स एक्टिविटी वाज द फाउंडिंग ऑफ द दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट। अब एक कोशिश करी जाती है इस समाज को यूनाइट रखने की, इस समाज को इकट्ठा रखने की, उसकी एक्टिविटीज को जिंदा रखने की, ठीक है। यहाँ पर एक दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट शुरू किया जाता है और एक मैनेजमेंट सोसाइटी लाहौर में 1886 में फाउंड करी जाती है। 1886 में और चीज क्या होती है, एक सोसाइटी जो होती है, ठीक है, ये जो सोसाइटी होती है, मैनेजमेंट सोसाइटी जो होती है, ये एक स्कूल ओपन करती है और उस स्कूल का प्रिंसिपल रखा जाता है लाला हंसराज जी को, ठीक है। हाउएवर जबकि कुछ लीडर जो होते हैं इस समाज के, जैसे कि मुंशीराम, स्वामी शरदानंद, गुरुदत्त एंड लेखराज, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एंग्लो वैदिक एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। दे आर्ग्यू दैट द आर्य समाज एजुकेशन इनिशिएटिव मस्ट फोकस ऑन संस्कृत। वो ये कहते थे कि हमें एंग्लो वैदिक एजुकेशन, यहाँ पे जो इंग्लिश एजुकेशन है, हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन वो कहते थे कि हमें एजुकेशनल इनिशिएटिव जो उठाया वो अच्छा है, जो स्टेप उठाया वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ संस्कृत पे बेस्ड होना चाहिए, संस्कृत पे फोकस होना चाहिए, आर्यन आइडियोलॉजी पे फोकस होना चाहिए, और जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही सारा फोकस होना चाहिए। फोकस इंग्लिश के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश को थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, ज्यादा फोकस हमारी संस्कृत
आर्यन आइडियोलॉजी एंड वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर होनी चाहिए। ठीक, दिस मिलिटेंट विंग थॉट दैट दयानंद's words were sacrosanct and his message in the सत्य प्रकाश could not be questioned। अब जो ये मिलिटेंट यानी कि जो अगेंस्ट विंग जो होती है वो कहते हैं कि जो दयानंद के वार्ड जो हैं वो सैक्रोसेंट थे और उसका जो मैसेज था सत्य प्रकाश में उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। जो उसके जो वार्ड जो उसने लिखे थे सत्य प्रकाश में वो पवित्र वार्ड थे, ठीक है, उनको उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उठाना चाहिए। While the moderate wing led by Lala Hansraj and Lala Lajpat Rai pointed out that Dayanand was a reformer and not a rishi और a साधु, जबकि जो मॉडरेट विंग यहाँ पर जो होती है जिसको लीड करते हैं लाला हंसराज, जो यहाँ पर प्रिंसिपल रखे गए थे उस स्कूल के, जो स्कूल ओपन किया था, वो लाला लाजपत राय ये एक बात कहते हैं कि दयानंद जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, ना कि वो कोई साधु या ऋषि थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आल्सो अरोज, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाते हैं। ठीक है, आउट द कंट्रोल ऑफ डीएवी मैनेजमेंट सोसाइटी। ठीक है, डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो सोसाइटी होती है, मैनेजमेंट सोसाइटी जो होती है, ठीक है, उसके कंट्रोल के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ये डिफरेंसेस जो होते हैं फाइनली फॉर्मल डिवीजन कर देता है आर्य समाज को 1893 में, जब मुंशी राम ब्रोक अवे अलोंग विद सपोर्टर टू इनिशिएट गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन। जबकि जो मुंशी राम की जो साथी होते हैं वो इस सोसाइटी को ब्रोक आउट कर देते हैं और वो एक नया गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर शुरू कर देते हैं अपने सपोर्टर के साथ। इसीलिए 1893 में दो विंग जो होती हैं आर्य समाज की वो बन जाती हैं। एक होता है हमारे पास डीएवी ग्रुप, एक होता है हमारे पास गुरुकुल ग्रुप। ठीक है, गुरुकुल ग्रुप में मैंने वही चीजें बोली जहां पे संस्कृत, आर्यन आइडियोलॉजी, वैदिक स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और डीएवी ग्रुप जो होगा वहां पे इंग्लिश जो होंगी वहां पे उन चीजों पर ज्यादा फोकस करा जाएगा। ठीक है, दिस वाज लिटिल अबाउट आर्य समाज। उसके बाद मुंशी राम एंड लेख राम डिवोटेड देमसेल्व्स टू पॉपुलराइजिंग ऑफ द टीचिंग ऑफ द वेदास। मुंशी राम और लेख राम जो होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल तन मन धन से समर्पित कर देते हैं कि हम वेदास की टीचिंग यहाँ पर करेंगे, और वो एक शुरू कर देते हैं आर्या कन्या पाठशाला जालंधर में। आर्या कन्या पाठशाला मुंशी राम और लेख राम जी शुरू कर देते हैं। ठीक है, टू सेफगार्ड एजुकेशन फ्रॉम मिशनरी इन्फ्लुएंस, जो यहाँ पर मिशनरी वो ताकि अपनी एजुकेशन को बचा पाए। ठीक है, वो आर्य कन्या पाठशाला जालंधर में शुरू कर देते हैं। तो 1902 में क्या होता है, मुंशी राम एक गुरुकुल भी बना देते हैं कांगड़ी एट हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में कांगड़ी जगह है जहां पर एक गुरुकुल का निर्माण कर देते हैं 1902 में। दिस इंस्टीट्यूट बिकेम द सेंटर ऑफ द गुरुकुल एजुकेशन विंग ऑफ द आर्य समाज इन इंडिया। तो ये एक सेंटर बन जाता है गुरुकुल एजुकेशन का पूरे भारत में अगर हम बात करें। इट वॉज हेयर दैट मुंशी राम अडॉप्टेड संन्यास एंड बिकम स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो मुंशी राम जी संन्यास ले लेते हैं और बन जाते हैं स्वामी श्रद्धानंद, याद रखेगा। ठीक है, दो विंग जो होती हैं आर्य समाज की, डीएवी विंग एंड द गुरुकुल विंग, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं सिर्फ एजुकेशन के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, बट वर यूनाइटेड ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ द टाइम, याद रखेगा। सिर्फ इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस होते हैं सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही होते हैं, लेकिन जो वहां पर पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज होते हैं ना, ठीक है, जो वहां पर पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज होते हैं वो उनमें मिलजुल कर काम करते हैं। सिर्फ एजुकेशन पर उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। The Arya Samaj as a whole opposed conversion of Hindus to Islam and Christianity and therefore advocated reconversion of recent convert to Hinduism. This process was called शुद्धि, याद रखिएगा। शुद्धि का मतलब क्या है, आर्य समाज जो है उन्होंने क्या किया, जो कन्वर्जन हो रही थी हिंदूज की इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए इस्लाम में कन्वर्ट करने लगे लोगों को, बाहर से जो लोग आए इंग्लैंड से वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने लगे। उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने फिर से बोला कि जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाओ। उस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला, शुद्धि के नाम से इस प्रोसेस को कहा। दे ऑल्सो एडवोकेटेड ग्रेटर यूसेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप हिंदी का यहाँ पर प्रयोग करो, हिंदी का ज्यादा यूज करो। ठीक है, इन द 1890s में क्या हुआ, आर्य समाज ऑल्सो रेज द इशू ऑफ गौ स्लॉटर एंड फॉर्म्ड गौ रक्षिणी सभाज आर द कौ प्रोटेक्शन सोसाइटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। तो 1890s में इन्होंने जो कौ स्लॉटर होता था, गायों को मारा जाता था, ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक इश्यू उठाया और इन्होंने एक सभा बनाई, याद रखेगा, एक सभा बनाई गौ रक्षिणी। गौ होता है गौ रक्षण, प्रोटेक्शन होता है रक्षा करने वाले। ठीक है, सभा होती है सोसाइटी। इन्होंने एक सभा बनाई जिसे हम कौज की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक सभा बनाई 1890s में आर्य समाज वालों ने। तो आर्य समाज लेड अ प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट अगेंस्ट और इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ही बहुत सारा यहाँ पर काम किया।
एडवोकेट डाइल्यूशन ऑफ द कास्ट डिस्टिंक्शन, जो यहाँ पर जो कास्ट के उस पर जो डाइल्यूशन हो रही थी उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शुद्धि मूवमेंट की, जो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ था किस में, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हिंदूज का, उसको कन्वर्ट करने के लिए हिंदूज में इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की। इसका मतलब यही था कि कन्वर्जन करना हिंदूज को, जो विलिंगली या फोर्सिबली कन्वर्ट किया था जिनको दूसरे रिलीजन में, ठीक है, बट अब उनको इजाजत है फिर से हिंदुइज्म के फोल्ड में आने की, ठीक है, जिससे आगे जो फर्दर कन्वर्जन थी वो ना हो पाए, वो रुक पाए, ठीक है, जिसके लिए शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। इट वाज कंसिडर्ड बाय द आर्य समाजिस्ट, जो आर्य समाजिस्ट थे वो ये मानते थे शुद्धि मूवमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे वो सोशल रिलीजियस और जो पॉलिटिकल यूनिटी है इंडिया में वो बरकरार रख पाएंगे शुद्धि मूवमेंट से। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की यहाँ पर बात करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या काम करा यहाँ पर आके, He spread the message of spiritual Hinduism in America and Europe during the tour in 1893। जब वो 1893 से 1897 तक कहाँ पे अमेरिका का टूर और यूरोप का टूर लगाते हैं, उस वक्त वहां पर वो एक मैसेज फैलाते हैं, किसका, हिंदुइज्म को यहाँ पर फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो इस रामकृष्ण मिशन जो है स्टैब्लिश करते हैं 1897 में, सेट अप अ मठ एट बिलूर, और बिलूर में अपना एक मठ तैयार करते हैं, ठीक है। मठ क्या होता है, एक जगह अपने लिए जहां पर वो बैठते थे उसे कहते थे मठ, ठीक है। तो उसको मतलब एक स्कूल टाइप का जहां पर लोगों को पढ़ाया जाता था, वो खुद ही बैठते थे। उन्होंने एक मठ तैयार करा, कहां पे, बिलोर में। विवेकानंद वाज अपोज टू डिजेनरेशन इन रिलीजन, मैनिफोल्ड डिवीजन, कास्ट रिजिडिटीज, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सुपरस्टिशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो थे, जो डिजेनरेशन हो रही थी हमारे रिलीजन की, उसके भी खिलाफ थे, जो डिविजन्स थे उसके भी बहुत सारे खिलाफ थे, जो यहाँ पर लोग अलग अलग फोल्ड में डिवाइड हो रहे थे, जो हमारी कास्ट की रिजिडिटीज थी, यानी कि जो कास्ट थे, जो हिंदू थे अपने आप को ज्यादा ही ऊपर मानते थे, मतलब अपर कास्ट के जो लोग थे, जो छूत छात का मसला था उसके अगेंस्ट भी वो थे, और जो सुपरस्टिशन था उसके अगेंस्ट भी जो स्वामी विवेकानंद है वो बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट दैट इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया जो प्रेजेंट कंडीशन है हिंदूज की, जो हिंदूज की उस वक्त की प्रेजेंट कंडीशन है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बात हो रही है, पर्सनली नहीं है। वो कहते थे कि जो हिंदूज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किसकी वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से, उनकी जहालत की वजह से है, ठीक है, विच वॉज हेल्प्ड बाय देयर बीइंग अ सब्जेक्ट रेस। ही अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश, उन्होंने एक हिंदू स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, विज द सेल्फिश सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, जिसे सेल्फिश सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ही बिलीव दैट, वो ये चीज भी मानते थे, India had to learn work ethics, forms of organization and technological advances from the West। उन्होंने वो इस चीज को भी मानते थे, ठीक है, इंडिया को सीखने की जरूरत है, वर्क एथिक्स को जानने की जरूरत है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स को जानने की जरूरत है, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, किस किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे होती हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है वो उनको वेस्ट से सीखने की जरूरत है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस प्रार्थना समाज की, जो 1867 में फाउंड करा जाता है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के जरिए, कहां पर, बॉम्बे में प्रार्थना समाज को 1867 में शुरू किया जाता है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के, ठीक है। एंड इट वाज एन ऑफशूट ऑफ ब्रह्मो समाज, ये भी ब्रह्मो समाज का आपको एक ऑफशूट देखने को मिलता है, एक बच्चा आगे देखने को मिलता है जिसका नाम होता है प्रार्थना समाज। ओके, इट वाज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन, ये हिंदुइज्म के, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें मुस्लिम मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक रिफॉर्म मूवमेंट होती है हिंदुइज्म के बारे में, एंड जस्टिस एम.जी. रनाडे एंड आर.जी. भंडारकर जॉइंड इन 1870। तो यहाँ पर जस्टिस एम.जी. रनाडे एंड आर.जी. भंडारकर भी इसको 1870 में आकर ज्वाइन कर लेते हैं, और इसमें एक नई ऊर्जा, एक नई स्ट्रेंथ के साथ इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एम.जी. रनाडे की फुल फॉर्म है, मतलब एम.जी. का मीनिंग है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी यहाँ पर रन करते थे। सेवरल मेंबर, बहुत सारे मेंबर जो थे प्रार्थना समाज के, ठीक है, वो परमहंस मंडली के भी एक्टिव मेंबर थे। दिस समाज डिनाउंस्ड आइडोलेटरी, प्रीस्टली डोमिनेशन, कास्ट रिजिडिटीज एंड प्रेफर्ड मोनोथिज्म, ठीक है। जो मोनोथिज्म हमने ब्रह्मो समाज में भी देखा था कि वो ज्यादा मोनोथिज्म के ऊपर क्या करते थे, बिलीव करते थे। इन्होंने भी यहाँ पर आइडोलेटरी को डिनाउंस किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर बात की। जो प्रीस्टली, जो यहाँ पर
प्रीस्ट लोग थे, पुजारी लोग थे, उनका डोमिनेशन था, उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर बात की। जो कास्ट रिजिडिटीज थी, लोअर कास्ट को बहुत नीचा माना जाता था, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पर बात की। इट ऑल्सो कंसंट्रेटेड ऑन सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि लाइक इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिज, विडो रिमैरिज एंड अपलिफ्ट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म के बारे में बात की। इंटरडाइनिंग यानी कि आपस में मिलजुल कर खाना खाना, ठीक है। इंटर मैरिज, आप इंटर मैरिज भी कर सकते हो, दूसरी कास्ट में जाकर भी मैरिज कर सकते हो, दूसरी कास्ट के साथ भी आप खाना खा सकते हो। जो विधवा थी उनकी फिर से शादी हो सकती है। वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के बारे में इन्होंने बात की। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिनको जिनको मतलब के उतने उनके राइट्स नहीं मिल पाते थे, उनके बारे में भी यहाँ पर प्रार्थना समाज में आकर लोगों ने बात की। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम हिंदू सेक्ट्स के अलावा इट ऑल्सो ड्रिव अपॉन क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म एंड इट सॉट ट्रुथ इन ऑल रिलीजन्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना जो ध्यान था वो क्रिश्चियनिटी के और बुद्धिज्म के ऊपर भी इन्होंने अपना ध्यान लगाया। ठीक है, और इन्होंने कहा इट्स सॉ ट्रुथ इन ऑल रिलीजन, तो हर एक रिलीजन में आपको सच्चाई देखने को मिलती है। ठीक है, वेदर इट इज एनी रिलीजन। ड्रिव इंस्पिरेशन फ्रॉम द मराठा भक्ति सेंट ऑफ द मेडाइवल पीरियड, रनाडे सॉट टू एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ वन कंपैशनेट गॉड। तो इन्होंने यहाँ पर जो मराठा भक्ति सेंट थे मेडाइवल पीरियड के, उन्होंने भी यहाँ पर इन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली। ठीक है, और रनाडे ने एक यहाँ पर एक कंसेप्ट को एस्टैब्लिश किया, वो था वन कंपैशनेट गॉड। ठीक है, आप मानो तो एक ही भगवान को मानो, बल्कि अलग अलग भगवानों को आप नहीं मानो। अब हम बात करते हैं परमहंस मंडली। अभी हमने यहाँ पर इसकी बात की थी कि जो प्रार्थना समाज के कुछ मेंबर थे वो यहाँ पर पहले परमहंस मंडली के भी एक्टिव मेंबर रह चुके थे। अब हम परमहंस मंडली के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट जो है 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिली। ठीक है, उसमें से एक हमारे पास परमहंस मंडली भी है। रिफॉर्मर्स जैसे कि इसमें थे KT तेलांग, VN मंडलिक and RG Bhandarkar glorified India's past. There were some who had a direct attack on social evil like caste system and encouraged widow remarriage. Example, Karson Das Mulji and Dadoba Pandurang. They formed Manav Dharm Sabha in 1844 and परमहंस मंडली इन 1849। आपको इस चीज को याद रखना है कि परमहंस मंडली 1849 में यहाँ पर बनाई जाती है। इसको फॉर्म किया जाता है किसके जरिए? करसोनदास मूलजी एंड दादोबा पांडुरंग के जरिए, जो एक मानव धर्म सभा तैयार करते हैं 1844 में और एक परमहंस मंडली स्टार्ट करते हैं 1849 में। द मंडली कैरिड इट्स एक्टिविटीज सीक्रेटली। तो मंडली जो थी अपनी एक्टिविटीज को बहुत ही सीक्रेटली यहाँ पर कैरी करती थी। ठीक है, अपने काम सीक्रेटली करती थी, किसी को पता नहीं होता था। इट्स मेंबर टुक अ प्लेज दैट दे वुड अबंडन ऑल कास्ट डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर इसके जो मेंबर थे उन्होंने एक प्लेज ली। ठीक है, उन्होंने एक कसम खाई कि यहाँ पर जितने भी वो कास्ट डिफरेंसेस थे उन सबको वो छोड़ देंगे, कास्ट डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं होंगे। द मंडली डिक्लाइंड आफ्टर 1860। तो मंडली जो है वो डिक्लाइन की कगार पे आ जाती है 1860 के बाद। एज इट्स मेंबरशिप एंड एक्टिविटीज लॉस्ट सीक्रेसी। जब इन लोगों के बीच में सारे सीक्रेसी खत्म हो जाती है तो इसकी मेंबरशिप यहाँ से बिखरना शुरू हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ सीक्रेसी। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड इट वाज ऑल टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सारा चीजें यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से ही समझाई गई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट 2 रहेगा, लेक्चर नंबर आपका 7 होगा वो। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। पढ़ते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करते रहो।